नमस्कार मित्रों, मैं डिप्लोमेटिक हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से इस समय यूपी लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 और 4 पर इंटरव्यू अंदर चल रहा है। सर साक्षात्कार देकर बाहर आए हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनका साक्षात्कार किस प्रकार गया। सर आपका पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। मुरादाबाद से मैं आया हूँ और इस समय मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ। सर आपका बैकग्राउंड क्या है? मैंने MCA किया हुआ है और फिर IT में जॉब की। उसके बाद मैं अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब कर रहा हूँ। गवर्नमेंट है ना सर? गवर्नमेंट जॉब। और माध्यम क्या है? इंग्लिश। तो सर आपके कौन से मेंबर इंटरव्यू में थे? सुरेंद्र प्रकाश सर शायद, आई थिंक, मेरा नाम करेक्टली याद नहीं है, उनका बोर्ड था। कैसा सर क्वेश्चन था? उन्होंने मोस्टली मेरे बैकग्राउंड से पूछे और उसके बाद उन्होंने मेरी जॉब से पूछे। बस इसी से जॉब और बैकग्राउंड से ही रिलेटेड क्वेश्चन। सिचुएशनल बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप SDM है और कहीं स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप उसको किस तरीके से टैकल करेंगे। बस यही उन्होंने सिचुएशन को पूछा। इसके अलावा IR करंट अफेयर्स का मैं चाह रहा था लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। हॉबीज से उन्होंने नहीं। मेरी बेसिकली IR ही हॉबी थी, तो लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा नहीं। और कोई क्वेश्चन नहीं? बस मेरा जॉब से रिलेटेड। हाँ, जॉब से कि आप क्या जॉब कर रहे हैं, ये जॉब को आप यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और आपकी जॉब अदर मिनिस्ट्रीज़ में जो है तो वहाँ पे किस तरीके से होती है, तो उसके बारे में ज़्यादा सवाल थे। ठीक है सर, आपका अटेम्प्ट क्या था? मेरा 3rd अटेम्प्ट है। तो सर आपने प्रीलिम्स के लिए क्या रणनीतियाँ फॉलो की? प्रीलिम्स के लिए भाई PYQ और बाकी घटना चक्र की बुक मैंने, वो भी PYQ ही रहते हैं, और टेस्ट सीरीज वगैरह। तो सर इसके पहले आप कोचिंग कोचिंग कहीं नहीं की है क्योंकि टाइम ही नहीं है जॉब के साथ, तो बहुत मुश्किल रहता है। तो सर घटना चक्र पहले स्टैंडर्ड बुक की पढ़ी, NCERT पढ़ना चाहिए? अब कुछ लोग पढ़ते हैं, जिनके पास टाइम है तो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है तो वो चाहें तो अपना PYQ देख के, PYQ घटना चक्र लगभग सिमिलर ही है, स्टैंडर्ड बुक उठा सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे ज्योग्राफी है, आपका पॉलिटी की है, उठा सकते हैं। हेल्प तो करेगा ही करेगा डेफिनेटली। सबसे बेस्ट घटना चक्र रटने वाला जो है प्रीलिम्स के लिए, हाँ ज़्यादा बेस्ट है। हाँ, वो कहीं ना कहीं उनमें रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहाँ पे आप इतनी बार पढ़ लेंगे, आपको एक मसल मेमोरी क्रिएट हो जाती है। फिर जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते हैं तो ये, और अमूमन काफ़ी साल से देखा जाता है कि अभी भी, हालांकि चेंज हो रहा है धीरे धीरे पैटर्न, लेकिन बहुत हद तक कहीं ना कहीं PYQ अभी भी आ ही रहे हैं। सर आप UPSC तैयारी की हैं? हाँ, UPSC की तैयारी सर उसका प्रीलिम्स, इसका प्रीलिम्स में इसमें क्या फ़र्क है? बहुत अंतर है। उसका प्रीलिम्स अनप्रिडिक्टेबल है। वहाँ पे अगर आप कितना भी तैयारी करके जाओ, 30 क्वेश्चन से ज़्यादा शायद, मेरे टाइम पे तो नहीं, अब तो मेरी अटैम्प्ट खत्म हो चुके हैं, और यहाँ पे तो आप फिर भी कर सकते हो, काफ़ी हद तक क्वेश्चन कर सकते हो। मोर देन 50-60 क्वेश्चन। करंट अगर अच्छे से पढ़ लो, करंट की तैयारी कर ली, तो आप काफ़ी हद तक क्वेश्चन कर ले जा सकते हैं। UPSC का मुझे बहुत वो लगता था कि वहाँ पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्वेश्चन, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अब इन्होंने शुरू कर दिए हैं। पहले वहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहते थे, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन जाते थे। लेकिन पिछले 2 साल से तो PCS में भी यही कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन बना दे रहे हैं, और ऑप्शन बहुत टिपिकल रख रहे हैं। टफ, ये भी टफ हो ही रहा है। हाँ, ये भी टफ हो रहा है, बल्कि अब उससे कहीं कम रह नहीं गया है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि सीट्स यहाँ पे कम रह जाती हैं। इस बार तो चलो इस 2 साल से सीट्स अच्छी आई हैं, लेकिन फिर 250 सीट्स हैं, वहाँ 1000 सीट्स आती हैं आपकी, तो PCS भी उतना आसान रहा नहीं है। आप मेंस के लिए क्या रणनीतियाँ फॉलो की? मेंस के लिए सेल्फ स्टडी की और बाकी आंसर राइटिंग खुद से ही की। कहीं कोचिंग मैंने नहीं ज्वाइन की क्योंकि अगेन जॉब के साथ था, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता। करंट अफेयर के लिए आपने मैगजीन, न्यूज़पेपर या कोई कोचिंग का करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन्स आप खरीद सकते हैं, कोई भी मैगजीन जो मार्केट में अवेलेबल हो, और एक न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए बस। बाकी तो अगर आप आजकल तो किसी भी UPSC कोचिंग सेंटर या इवन PCS कोचिंग सेंटर्स के आप वहाँ पे भी डेली करंट अफेयर्स वो अपलोड कर ही देते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे हेल्प मिल ही जाती है। अरे बात सर, आंसर राइटिंग के लिए AI जेमिनी का कितना महत्व है? आप किए हैं? अब मैंने कुछ किया था लेकिन ज़्यादा नहीं किया, लेकिन अब लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा भी है, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि वहाँ AI है, ChatGPT, जेमिनी, कई सारी वेबसाइट को कोलैबोरेट करके वो कहीं ना कहीं आंसर आपको निकाल कर दे देता है, जो कि सही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको अपना थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स बेस्ड है, स्पेशली UP बेस्ड है। जो ChatGPT वगैरह निकाल के आपको डेटा देता है, वो बेसिकली UPSC लेवल पे तो आपका काम कर जाता है। UP के लिए आपको थोड़ा सा पर्सनल एफर्ट डालना पड़ेगा उसमें। इकोनॉमिक्स के लिए सर कैसे आपने? इकोनॉमिक्स के लिए तो वही है जो
उनका आपके टॉपिक्स हैं सिलेबस में, उसको आप कहीं ना कहीं किसी भी स्टैंडर्ड बुक से उठा लीजिए, या फिर कोई भी आपको ऑनलाइन मटेरियल ऑनलाइन सर्च करके आप देख सकते हैं। और फिर थोड़ा सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा। डेटा अभी जैसे रिपोर्ट्स हैं, इंडिसेस हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे बजट्स वगैरह आते हैं, तो इन सारी चीज़ को आप कोलैबोरेट करके कहीं ना कहीं उसको अरेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ा चुनौती सर इस समय यूपी स्पेशल GS 5 और 6 है, इसके लिए आपने क्या रणनीति अपनाई? मैंने यूपी 5 और 6 के लिए तो ऑनलाइन मटेरियल 1-2 बुक्स आई थी। आई थिंक मैंने तो PW की रेफ़र की थी। PW की GS 5 और 6 की बुक्स थी और उन्होंने सिलेबस के हिसाब से ही दिया है, तो मैंने मेजरली वही फॉलो की थी। मैंने उसके अलावा कहीं से नहीं पढ़ा। ज्योग्राफी के लिए सर NCERT हो जाता है कि अपर लेवल ही पढ़ना पड़ेगा? यूपी ज्योग्राफी या GS1? यूपी GS के लिए। GS1 के लिए NCERT पढ़ लीजिए, कोई स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, जो भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, है ना, तो वहाँ से ले लीजिए। बाकी कहीं ना कहीं अगर आपको आजकल तो मेरे साथ के कुछ लोग हैं वो ऑनलाइन नोट्स भी खरीद के अपना पढ़ रहे हैं, और वो भी उनका भी मेन से निकला है। तो जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल हो, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, और थोड़ा यूपी स्पेसिफिक अगर आपको उसमें डाल सको, हालांकि यूपी स्पेसिफिक GS 5 और 6 में है फिर भी, लेकिन अगर आप GS1 में भी थोड़ा डाल सको तो ठीक रहता है। सबसे बड़ा सवाल मैंने देखा, अभी UPSC का हाल ही में रिजल्ट आया, आप भी UPSC के अटेम्प्ट दिए। मैंने देखा सर कि मध्यम वर्ग सिविल सेवा की अधिक तैयारी करता है, लेकिन मैंने रिजल्ट को देखा, थोड़ा एनालिसिस किया, तो उसमें अधिकतर सक्सेस व्यक्ति थे, या कोई इंजीनियर था, या कोई डॉक्टर थे। मतलब जो बच्चों को कहा जाता है कि आप 12th के बाद ही तैयारी करो, कोचिंग आओ ले लो, क्या एक बार सेटल होने के बाद सिविल सेवा में जाना चाहिए या डायरेक्ट ही कूद जाना चाहिए? भाई देखो, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड और आपको अलाउ कर रहा है तो आप आप ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग जाते हैं, बहुत से लोग कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड आपको अलाउ नहीं कर रहा है, और कई जगह आप देख रहे होंगे, और सोशल मीडिया वगैरह पे भी कई ट्विटर हैंडल हैं जो ये बताते हैं कि आप हर इंसान जिसने तुरंत पास किया है, आप उसका एजुकेशन बैकग्राउंड देखिए। अगर वो IIT से है, अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ है, और आपका अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो मे बी कि आप बेटर है कि आप एक प्लान B पहले अपना तैयार कर लीजिए, और उसके बाद अगर आप जाएंगे सिविल सर्विसेज में, क्योंकि सिविल सर्विसेज में अगर आप इवन आप जनरल से हैं और आपके पास 32 साल की एज है, और उसके बाद आप निकल के जा रहे हैं, फिर आपके पास ऑप्शंस बहुत कम रह जाते हैं। और इस समय अगर आप प्लान A लेके, बहुत से लोग हैं जो आज आप एग्ज़ाम्स में भी देखेंगे कई जगह जॉब कर रहे हैं, वो लोग निकल के आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जॉब के बाद नहीं किया जा सकता। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप सिक्योर कर लें अपने आप को, अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड अलाउ नहीं कर रहा है, टाइम ज़्यादा आप नहीं दे पाते, तो बेशक आप पहले कोशिश कीजिए कि अपना फाइनेंशियली और जॉब को आप सिक्योर कर लें। सर जॉब के साथ क्या चुनौतियाँ हैं? जैसे आप जॉब के साथ प्रिपरेशन किए हैं, इसके लिए जॉब के साथ चुनौती ये है कि अगर आप, जैसे मैं इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करता हूँ, तो वहाँ पे अब वो जो एक इमेज थी कि पहले लोग आराम से आ रहे हैं, वो कुछ नहीं रहा है। आप टाइम से आएंगे, आपको टास्क असाइंड है वो आपको करना पड़ेगा। तो मान के चलिए कि पूरा दिन आपका उसमें जाना ही जाना है ना। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको वीकेंड पे भी जाना पड़े, तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आप डेली 8 घंटे निकाल सकते हैं, आपको 4 या 5 घंटे का टारगेट लेके चलना है, और बस उतना ही निकालना है। बीच बीच में सैटरडे संडे अगर आपका ऑफ है तो या छुट्टियां जो मिल रही हैं, आप उनको बेटर यूटिलाइज कीजिए, वहाँ पे अपना टाइम ज़्यादा खींचिए। और डिसिप्लिन तो रहना पड़ेगा, विदाउट डिसिप्लिन तो शायद इवन अगर आप जॉब के साथ नहीं भी हैं तब भी नहीं निकलेगा। तो जॉब के साथ तो और ज़्यादा डिसिप्लिन और मोटिवेशन चाहिए। जैसे हम लोग 4 दिन पढ़े और 2 दिन ना पढ़े तो पूरा रुतबा ही खत्म हो जाए। हाँ, वो नहीं, वो तो चाहे विद जॉब विदाउट जॉब दोनों में ही नहीं काम करेगा, है ना। लेकिन विदाउट जॉब तो ये है कि अगर एटलीस्ट आपके पास टाइम मिलता है, आपके पास 24 घंटे हैं। विद जॉब आपके पास 24 घंटे नहीं है, आपके 10-11 घंटे तो चले ही जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा कम्यूट करना पड़ रहा है, बड़े शहरों में रह रहे हैं, आपको आने जाने में भी टाइम लग रहा है, तो वो टाइम भी आपका जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि डेली आपका ऑफिस ऐसा हो कि जहाँ आपको रिलैक्स माहौल मिले, कभी कभी स्ट्रेस माहौल भी मिल सकता है। तो बहुत हद तक डिसिप्लिन और कहीं ना कहीं आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेटेड मेरे हिसाब से। सफलता मिलती है, मोटिवेट होना ही। हाँ, मतलब ज़रूरी नहीं है आप एक बार में निकल जाएँ, वो बहुत अच्छी बात है एक बार में निकाल के लिए आप चले जाएँ सिलेक्शन। बट अगर नहीं है तो आपके पास रीज़न होना चाहिए कि हाँ। और आप जॉब में हैं तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्लिसेंसी भी आ जाती है, तो उस चीज़ से बचा के रखना। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप एक अच्छे अधिकारी बने, लोगों के समस्याओं को सुने, और किसी का कोई काम हो तो अच्छे से काम हो जाए। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू यार। अपना नंबर दे दीजिए।